देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने देखन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद और भारत बायोटेक के दौरे के बाद वापस दिल्ली हुए रवाना। आवाम तरक्की और अमन के लिए टीआरएस पार्टी का इंतखाब करे और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दे, चीफ मिनिस्टर केसीआर की अपील। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी का इंतखाबी दौरा, हैदराबाद मल्काजगिरी में हुआ रोड शो। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इनका इस्तकबाल रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजी ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी, मिर्चल जिले कलेक्टर श्वेता मोहंती और कमिश्नर साइबराबाद ने इनका इस्तकबाल किया है। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधा भारत बायोटेक कंपनी पहुंचे, जहां इन्होंने भारत बायोटेक के अहदेदारों के साथ कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मुतालिक तमाम जानकारी हासिल की है। इन्होंने वापसी के बाद भारत बायोटेक के बाहर लोगों का हाथ हिलाकर जवाब दिया, जो मोदी के नारे लगा रहे थे। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का इख्तिताम पसीर हुआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज लाल बहादुर स्टेडियम से हैदराबाद की आवाम से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि जिस तरह 6 साल में हमने हैदराबाद को तरक्की की राह पर गामजन किया है, इसको बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरत है। आज कुछ फ़िरका परस्त कायदीन की जानिब से सिर्फ वोट की खातिर हैदराबाद के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर आवाम गलती से ही इन फाशिस्ट ताकतों के झांसे में आ जाती है तो फिर रियासत को फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया जाएगा। इन्होंने हैदराबाद के हर एक फर्द से अपील की कि इन फिरका परस्त कायदीन को रोकना अब आप सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद वोटों के लिए बीजेपी के कौमी सतह के कायदीन और रियासतों के चीफ मिनिस्टर हैदराबाद आ रहे हैं और माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे चीफ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं जिनसे खुद उनकी रियासत संभाली नहीं जा रही है। उन्होंने तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए समाज के सभी तबक़ात से अपील की कि वो टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए तरक्की और अमन का इंतखाब करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर डाइस पर के तारक रामाराव के अलावा के कविता और वज़रा और अराकीन असेंबली के अलावा सभी बल्दी हलकों के उम्मीदवार मौजूद थे। మన హైదరాబాద్ నగరం చాలా చైతన్యవంతమైన నగరం, చాలా చరిత్ర ఉన్న నగరం, ఎన్నో మంచి చెడులకు సాక్ష్యంగా ఉన్న నగరం. నేను చెప్పబోయే విషయాలన్నిటి కూడా సాక్షిభూతంగా ఉన్నటువంటి నగరం. చాలా చాలా కష్టపడ్డాం. వాదాలు, అపవాదాలు, చిత్ర విచిత్రమైన వాదాలు, చర్చోపచర్చలు, అపోహలు, అనుమానాలు, అనేక విషయాల మధ్య నేను ప్రారంభించిన తర్వాత 2001లో
14-15 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం సంభవించింది. చాలా మంది చాలా అపనమ్మకాలు, తెలంగాణ వాళ్ళు తెలంగాణను పరిపాలించలేరు, మీకు సాధ్యం కాదు, మీకు తెలివితేటలు లేవు అని కొందరు, మీకు కరెంటు ఉండదు, మీ పరిశ్రమలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, రాష్ట్రం అంధకారం అవుతుంది అని కొంతమంది, మీకు నీళ్లు రావు, ఇబ్బందుల పాలవుతారని కొంతమంది, దెబ్బతింటారని ఇంకా కొంతమంది, ప్రాంతీయవాదం పెచ్చుమీరుతుంది, నక్సలైట్లు చెలరేగుతారు, అసలు హైదరాబాద్ అంతా ఖాళీ అవుతుంది అని శాపాలు పెట్టిన పుణ్యాత్ములు మరికొంతమంది. ఇన్ని అనుమానాల మధ్య, ఇన్ని అపోహల మధ్య రాష్ట్ర ప్రజానీకం, హైదరాబాద్ ప్రజానీకం టీఆర్ఎస్ పార్టీని నమ్మి దీవించి అధికారం ఇస్తే ఈ నేను చెప్పినటువంటి అనేక విషయాల మధ్య ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మీకు తెలుసు, గత 6 ఏళ్ల క్రింద. అంతకుముందు కేసీఆర్ ఉద్యమ నాయకుడు, కేసీఆర్ ప్రసంగాలు తెలంగాణ ప్రజలు చెవిగోసుకొని వినేవాళ్ళు, గంటల తరబడి సభలలో వేచి చూసేవాళ్ళు, లక్షల మంది సభలకు హాజరయ్యేవాళ్ళు, భారతదేశమే ఆశ్చర్యపోయేలాంటి సభలు కూడా తెలంగాణలో జరిగినాయి. వరంగల్ పట్టణంలో, మన పరేడ్ గ్రౌండ్లో, చాలా పట్టణాలలో జరిగినాయి. చాలా వాడిగా ఉండేది, చాలా సునిశ్చితంగా ఉండేది. అది రాష్ట్రం సంభవించే వరకు ఉన్న చరిత్ర. ఆ రోజు నేను స్పష్టంగా చెప్పినాను, ఉద్యమం గమ్యాన్ని చేరింది, గమ్యాన్ని ముద్దాడింది. ఇప్పుడు కావాల్సింది రాజకీయ పరిణతి. కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, సంయమనం పాటించాలి. టీఆర్ఎస్ ఉద్యమ పార్టీగా ఉండదు, ఉద్యమ బాధ్యత ముగిసింది, రాజకీయ పార్టీగా పరిణతితో పనిచేస్తుందని చెప్పి ఆ రోజు నేను చెప్పాను. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने लंगर हाउस में इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि आज वक्त आ गया है कि फाशिस्ट ताकतों को अटूट मिली इत्तेहाद के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज मजलिस से मुकाबले के लिए सारे मुल्क से बीजेपी कायदीन की होड़ लगी हुई है और सब हैदराबाद आ रहे हैं। इन इंतखाबात में फाशिस्ट जमात का एक ही मकसद है कि मजलिस को कमज़ोर किया जाए, मजलिस क़यादत को नुकसान पहुँचाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की आवाम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि जिन माँ और बहनों ने इनको अपना भाई बेटा माना है, जिन्होंने उनके लिए दुआएं की हैं, वो ज़रूर उनके फ़िरक़ा परस्त जमात को 21 दिसंबर को अपने वोट के ज़रिए जवाब देंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से भी अपील की कि वह तमाम मजलिसी उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। मुस्लिमीन पर निशाना बनाकर वो वोट हासिल कर सकती है। और आज आप देखते हैं कि कांग्रेस की मिसाल ले लीजिए। मेरा सियासी छोटा सा तजुर्बा ये कह रहा है कि इस बल्दी इंतखाबात के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी एक भी बल्दिया की सीट जीत पाएगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बिहार के इलेक्शन हुए या उससे पहले जहां कहीं जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा था कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है, मजलिस वोट काटती है। और जब हम बिहार में 5 सीट जीते तो फौरन कांग्रेस की तरफ से ये बात आई कि मजलिस जो है 20 सीट लड़कर और उसमें वोट काट दिए। फिर मैंने तमाम आदाद-ओ-शुमार पेश किए और ये बताया कि 5 सीट 20 में से 5 मजलिस कामयाबी हासिल की। 15 सीट जो बचे हुए थे उसमें से 8 में बल्कि 9 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के लोग कामयाब हुए और 6 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू कामयाब हुई। ये जब मैं डाला तो कांग्रेस वाले खामोश हो गए। इसका जवाब देना उनके पास मुनासिब नहीं था, ना पॉसिबल था। अब आप देखते हैं कि इनका एक मलकानगिरी का एमपी है, बड़ा अक्लमंद समझता है अपने आप को, मगर वो बोलते ना कि कौवा चला हंस की चाल, 1.5 होशियार।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्काजगिरी का कांग्रेस का एमपी बोला कि वीडियो दिखाया। इस वीडियो में दिखा रहे कि मैं राजभवन में 1 साल पहले मैं और सिकंदराबाद के जो मिनिस्टर हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने वीडियो में बता रहे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लोगों को उठाकर कि देखो असदुद्दीन ओवैसी साजिश कर रहे हैं। अब कल मेरे को कोई वीडियो मिल जाए जिसमें ये दिलुशार बोल रहा है कि जासद भाई का कैंडिडेट नहीं है, मर वोट डालो। अरे क्या है ये लोग? आज अंबरपेट चौराहे पर मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के रोड शो में कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी के कौमी कायदीन का आना मुज़ाहिका क़ैज़ है और कहा कि बीजेपी कायदीन मगरबी बंगाल की तरह तेलंगाना में भी जारहित करने की फ़िराक में है। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मजलिस, टीआरएस और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जीएचएमसी इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए खुफिया गठजोड़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की आवाम टीआरएस के मुतबादिल के तौर पर आज कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो शहर हैदराबाद की तरक्की को यकीनी बना सकती है और शहर में अमन व अमान कायम किया जा सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेसी उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए तीनों जमातों के नाकाम गठबंधन को शिकस्त फाश से दो चार करें। రోడ్లు కావచ్చు, డ్రైనేజీలు కావచ్చు, తాగునీటి సమస్య కావచ్చు, కరెంటు సమస్య కావచ్చు. మరి ఇవాళ ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా స్థానికంగా ఉన్నవాళ్ళు 2004 నుంచి 2018 వరకు 14 సంవత్సరాలు, దాదాపుగా 15 సంవత్సరాలు బీజేపీ శాసనసభ్యుడు కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. వారే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు. ఇంకొక పక్కన టిఆర్ఎస్ పార్టీ 7 సంవత్సరాల నుంచి సెంట్రింగ్ పని చేసుకునేటోడు, ఫాల్ సీలింగ్ పని చేసుకునేటోళ్ళు పేదోళ్ళు ఉపాధి దొరకక కంపెనీలు మూతబడి పని లేక ఇళ్లలో ఉపాసాలు పండుకున్నప్పుడు ఒక్క రోజు కూడా ఒక టిఆర్ఎస్ వాడు వచ్చి మీకు ఇగో ఈ 10,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుందని ఇయ్యలేదు. ఇవాళ గొప్పలు చెప్పుకునే కప్పాలు మాట్లాడే బీజేపీ వాళ్ళు నేను అడుగుతున్నా, ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దగ్గర సంవత్సరానికి 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఆయన ముట్టి కింద ఉన్నది కదా. కనీసం 10,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో ఉన్న పేదోళ్లకు ఇంటికో 50,000 రూపాయలు పంచిపెట్టుంటే ఇవాళ ఇల్లు తిరిగి కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళు పట్టుకొని మీరు ఓట్లు అడగాల్సిన గతి లేకుంటుండే. మీతో సహాయం పొందుంటే పేదోళ్ళే మీకు ఓట్లు వేసేటోళ్ళు కదా. ఇవాళ మీరు ఇయ్యలేదు కాబట్టే కదా ఇక్కడికి వచ్చాను. కరోనా పక్కన పెడితే మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు వరదలు వచ్చి బురదలు మునిగిపోయి 100 మంది కొట్టుకపోయి చచ్చిపోతే పేదోళ్ళ ఇల్లు ఇయాది కూడా నెలల కొద్ది బురదలో చిక్కుకుంటే ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి సహాయం అందించలేదు. 50,000 రూపాయలు నీళ్లలో మునిగిన ఇళ్ళకి ఇవ్వాలని నేను మా షబ్బీర్ భాయ్ మేము కొట్లాడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10,000 ఇస్తామని ముందుకు వచ్చింది. నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడున్న పేదోళ్లను, ఇంట్లో ఉన్న టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు, మంచాలు, పుస్తకాలు, పిల్లలు చదువుకునే బట్టలు, తొడుక్కునే బట్టల నుంచి చదువుకునే పుస్తకాల వరకు నీళ్లలో మునిగిపోయి ఉప్పు, పప్పు, బెల్లం, చింతపండు, బియ్యం, మంచి నూనె నెలకు మొత్తం సరిపోయే సాధనలు కూడా నీళ్లలో తడిసిపోయి కట్టు బట్టలు లేకుండా బజార్లో నిలబడితే పేదవాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన 10,000 రూపాయల 6,000 రూపాయలు కమిషన్లు కొట్టిన టిఆర్ఎస్ పందికొక్కులను కక్కించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా మీరు ఆలోచన చేయండి. పేదలు కష్టాలలో ఉంటే 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो मलकाजगिरी इलाके में रोड शो किया और इस रोड शो के अख्ताम पर आवाम को मुखातिब करते हुए टीआरएस हुकूमत को निज़ामशाही हुकूमत के नाम से मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत का एक ख़ानदान का राज है। उन्होंने फिर एक बार फ़िरक़ा परस्ती का जहर उगलते हुए कहा कि बीजेपी हैदराबाद के नाम को तब्दील करके भाग्यनगर बनाना चाहती है, जिस तरह इन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदले हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मूसा नदी पर मौजूद नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने में नाकामी की वजह से अवाम को हैदराबाद की सैलाब का सामना करना पड़ा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के ख़िलाफ़ आज टीआरएस और एमआईएम
अंदरूनी इत्तेहाद के जरिए मुकाबले में है। इन्होंने कहा कि अगर आवाम बीजेपी को GHMC में मुकम्मल इख्तियार देगी तो ग्रेटर हैदराबाद के आवाम को मरकज़ से रास्त मुस्तफ़ीद किया जाएगा। एक तौर पर इन्होंने बिलवास्ता तौर पर इशारे में बीजेपी के खुफिया एजेंडे का जिक्र भी कर दिया। कहा यह जा रहा है कि अगरचे GHMC में बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो वो ग्रेटर हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने वाली है। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय और दीगर कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने इस लड़ाई को लड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके हैदराबाद और तेलंगाना के नागरिकों को भी यह पूरी स्वतंत्रता दी कि आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए आवास और अपने लिए जमीन खरीद सके और आप भी वहां के नागरिक बन करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार। आज फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए और अपने ख़ानदान और शहर की तरक्की के लिए आवाम को चाहिए कि TRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। आवाम ये ना देखें कि उम्मीदवार कौन है, आवाम ये देखें कि TRS की क़यादत मुल्क के वाहिद सेकुलर क़यादत KCR के हाथ में है और आज हर तबके की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के इक़दामात के सारे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। इन हालात का इजहार रियासती सेक्रेटरी TRS व इंचार्ज बल्दी हल्का 28 आसिफ नगर इम्तियाज़ इसहाक़ ने आज मकामी उम्मीदवार साइस रिशा की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के दौरान की। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ TRS है और चीफ मिनिस्टर KCR ने अक़लियतों और दीगर पसमानदा तबक़ात की पसमानदगी के खात्मे के लिए जो काम किया है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इम्तियाज़ इसहाक़ ने बताया कि आज TRS हुकूमत की फलाही स्कीमात से हर घर को फ़ायदा पहुँच रहा है। उम्मीदवार श्रीशा ने कहा कि वो एक तालीम याफ्ता खातून हैं और चाहती हैं कि आवाम की खिदमत को अपना निस्बुलैन बनाएं और इन्होंने आवाम से भी अपील की कि 1 दिसंबर को कार के निशान पर ही मोहर लगाकर इन्हें कामयाब किया जाए। मलिस बचाओ तहरीक की उम्मीदवार अस्मा खातून की इंतखाबी मुहिम आज बल्दी हल्के आजमपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में मुनाकिद हुई है। इस मौके पर तर्जुमान तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस बचाओ तहरीक के और को दीगर देखते हुए अस्मा खातून को कामयाब बनाया जाए। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि कुछ जमातें हैं जो सिर्फ इंतखाबात के औकात ही आपके सामने आती है, लेकिन तहरीक के कायदीन ने हमेशा ही आवाम की खिदमत की है। इन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक की कारकर्दगी की बुनियाद को मुंतखब किया जाए और मिट्टी के इम्तियाज़ी निशान क्रिकेट बैट को ही वोट दिया जाए। आजमपुरा और छावनी के मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों के हक में आप अपने मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों के हक में बैट के निशान पर स्टाम्प लगाकर मोहतरमा अस्मा खातून और छावनी से मजलिस बचाओ तहरीक इधर भी बैट चलाइए, इधर भी बैट चलाइए। इंशाअल्लाह हाँ, अल्लाह ताला हमको दोनों सीट जिताएगा और दोनों सीट के जीतने की दिवस में चंचलगुड़े में फिर से डेवलपमेंट के काम होंगे। गौर करिए, अब ये मिशन पे नहीं है, बैलेट पेपर पर इलेक्शन है। पूरा महल्ले का इत्तेहाद, एक वोट भी कोई पार्टी को जाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी बात की लाज रखेगा, बुजुर्गा ने भी मेरी बात की लाज रखेगा।
హలో అస్మా ఖాతున్ మేడంకు అందరూ ఓటేసి గెలిపించండి. మీరందరూ దేనికోసము ఆలోచన చేయొద్దు. అత్తమ్మ రాత్రి కాలేజ్ బాయ్ ఉన్నాడు, మన ప్రతి పనికి ఉన్నాడు. ఈ రోజు ఆయన లేడనుకోకండి. వేడోడు ఎక్కడోడో వచ్చి ఇక్కడ ఓటు అడుగుతుంటే మన న్యాయమా? బ్యాట్ చేసి గెలిపియండి. కాలేజ్ బాయ్కు Thank you very much. चलो। नई से अपील की जाती है, याद रखिए। और दिसंबर के दिन आप अपने रिपोर्ट का इस्तेमाल बैलेट पेपर पर 5वें नंबर पर बैग है, बैग के निशान पर स्टैंप लगाइए और मोहतरम खातून को भारी कदम से कामयाब बनाएं तो खिदमत का मौका दे। बहुत याद रखिए। और दिसंबर के दिन आप अपने रिपोर्ट का कामयाब बनाओ। कांग्रेस उम्मीदवार बल्दी हल्के संतोष नगर में मतीन शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम में हर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की है। इनका कहना है कि शहर हैदराबाद की जामा तरक्की में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया। कृष्णा और गोदावरी से हैदराबाद को पानी कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में आया। शहर हैदराबाद में बिलानागा बरखी सरबराही का भी इंतज़ाम कांग्रेस की ही हुकूमतों ने किया है और आज शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सहूलियात जो देखी जा रही हैं वो भी कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में आवाम की कसीर तादाद नज़र आई। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदे ज़फ़र खान से खुसूसी बातचीत में अपने अज़ाइम के मुख्तलिफ बात की है। आइए डालते हैं इस पर एक खुसूसी नज़र। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूँ संतोष नगर डिवीज़न वार्ड नंबर 39 के उम्मीदवार कांग्रेस से मतीन शरीफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, हम लोग आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार जो है इस वक्त AIMIM से मिलकर अलायंस हो चुके हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है, हम पहले इनसे ये जानेंगे। देखिए, अभी जो ये अफवाह फैला रहे हैं ये लोग, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इनके जितने बैकलॉग्स है, इन लोग जितने जो डेवलपमेंट नहीं किए संतोष नगर डिवीज़न में, इससे पब्लिक इनसे इतना बज़न है। अभी जैसा मैं पब्लिक के पास रीच हुआ, पब्लिक का बहुत ज़्यादा मेरे को रिस्पांस मिला। पूरी पब्लिक चाह रही कि अब के वहाँ से बदलाव लाए। तो ये चीज़ जब उनको सर्वे में मालूम हुई कि ये सीट हमारी जाने के चांसेस हो चुके अभी, तो उस वक्त वो लोग बोखलाहट का शिकार होके ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम उनसे मिल चुके। वैसा नहीं है, वो गलत बात है। हमारे को किसी से कोई अलायंस करना नहीं है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बराबर इंशाल्लाह ये सीट अभी रिज़ल्ट अभी ये GHMC का इलेक्शन का रिज़ल्ट 4 दिसंबर को आने वाला है। मगर ये जो अफवाह फैला रही, ये लोग रिज़ल्ट दे चुके कि अब के कांग्रेस वहाँ से जीतने वाली है। इस वजह से उन लोग डर के माहौल में, डर में उन लोग ये अफवाह फैलाए। आपके सामने इस वक्त TRS पार्टी भी है, BJP पार्टी भी है और भी दूसरे भी उम्मीदवार भी हैं, तो आपको टक्कर किससे ज़्यादा आपको भारी पड़ रही है? देखिए, वहाँ पे किसी से कोई पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कंपटीशन कांग्रेस और AIMIM में है और BJP से उससे कोई BJP का और TRS का कुछ भी वहाँ पे कोई बेस नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए टिकट्स दिए, उन लोग का कोई वहाँ पे बेस नहीं है। सिर्फ कंपटीशन अभी MIM और कांग्रेस में ही कंपटीशन चल रहा अभी। जी, अभी आप क्या लगता है, आपको क्या तब्दीलियात होना चाहिए यहाँ पर?
संतोष नगर के डिवीज़न में क्या तब्दीलियात लाना चाहते हैं आप? देखिए, संतोष नगर के डिवीज़न में बहुत ज़्यादा पिछले 30-40 साल से वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे कचरे का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कई एरियो में कई प्रॉब्लम्स है। फिर ये जो लॉकडाउन में जो 10 लाख रुपए 10-10 हज़ार रुपये जो लोगों को नहीं मिले, उससे भी पब्लिक बहुत बदजन है। पब्लिक ये चाह रही कि भाई हमारे को यहाँ पे कोई अपोजिशन ही नहीं है कि हमारा काम इनके पास अगर किसी के पास नहीं हो रहा तो हम दूसरों को जाके बोलने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा अब हमारे को एक ऑप्शन मिला, हम इंशाल्लाह इसको नहीं गंवाएंगे। हम बराबर जैसे आपको वोट दे के जिताएंगे। जिताने के बाद हम आपको जिताएंगे, उसके बाद शायद हमारे मसले सॉल्व होंगे बोल के पब्लिक को बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह बराबर मैं उन लोगों की उम्मीद में पूरा उतरूँगा। आपने इतने दौरे किए अपने हलके में, तो लोगों से आपको क्या रिस्पांस मिला और क्या उम्मीदें आपको नज़र आई? देखिए, मैं जाके मेरी पार्टी की कैनवेसिंग के लिए जब मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, तो जब मैं जाके पब्लिक से मिल रहा हूँ, तो मैं पब्लिक से मैं कांग्रेस को वोट देने की अपील करने से पहले वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक हम बहुत इन लोग को वोट दे दिए MIM को, अभी हम MIM को नहीं आपको वोट देंगे बोल के पब्लिक का ये रिस्पांस है। इसलिए मेरे को उनके पास ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। उससे पहले ही वो पब्लिक वो लोग खुद बता रहे हैं कि हम बराबर आपके जैसे जब हमारे को एक मौका मिला चेंजेस का तो हम बराबर चेंजेस लाएंगे बोल। पिछले दौरों में आपने CPI के जो लोग वहाँ आपसे कुछ उम्मीदें लगे हैं, कुछ सवालात किए थे, कुछ आपको बात किए थे, तो उसमें आपको वो जो मामला है वो किस हद तक जो है ना आप उसको लेकर आके जाएंगे, चाहे आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो जो CPI का जो वहाँ पे डबल बेडरूम का जो आपने बात किया था उन लोगों से। देखिए, CPI वहाँ पे एक लोग है, कुछ एक स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, जो कि 40 साल से उन लोग वहाँ पे रह रही। मैं वो उसके बाजू एक सेंट जोसेफ स्कूल है, मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पर मैं ये देखा कि वहाँ पे लोग उन लोगों को, गरीबों को KCR गवर्नमेंट TRS की जानिब से इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि 2016 में उनको ये बताया गया कि भाई ये हम आपको यहाँ पर डबल बेडरूम बना के देंगे। फिर जब 2016 में GHMC इलेक्शन हो चुका, उसके बाद 2017 में इलेक्शन के बाद वो लोग क्या करें कि ये ओपन लैंड है, यहाँ पे कोई झोपड़पट्टी नहीं है बोल के वहाँ से MRO साहब लेटर इशू करे। और अभी उसके बाद उन लोग 2018 में फिर MLA इलेक्शन आ चुका, उस वजह से उन लोग रुक गए, वरना वहाँ के पूरा झोपड़पट्टी वो पूरा डिमोलिश कर दे के वो ज़मीन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने के इरादे में थी। फिर उसके साथ साथ हुआ ये कि अभी फिर GHMC इलेक्शन आने से फिर रुके हुए है। शायद मैं समझता हूँ कि अगर अब के कांग्रेस की वहाँ से जीत नहीं हुई तो वो झोपड़पट्टी को वो लोग तबाह कर देंगे, वो गरीब लोगों को परेशान कर देंगे और वो पूरे झोपड़पट्टी 40 साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वो पूरा डिमोलिश करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे। अभी आप आखिर में हमारे चैनल के ज़रिए आपके जो भी उम्मीदवार हैं आपके हल्के के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संतोष नगर डिवीज़न के लोगों से अपील करूंगा कि एक बार आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, चेंजेस लाइए। आपका काम है चेंजेस लाना, डेवलपमेंट करना मेरा काम है। तो आप आपका काम कीजिए, मैं मेरा काम करूंगा इंशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि ये लीडर्स जो ओल्ड सिटी में अक्सर लीडर्स का ये हिसाब है कि वो लोग इलेक्शन के बाद 4.5 साल आराम करते और पिछले 6 महीने इलेक्शन से 6 महीने पहले फिर मार्केट में आते काम के सिलसिले में। मगर मेरा सिलसिला वैसा नहीं रहेगा। मैं ये करूँगा कि मैं 4.5 साल काम करूँगा और इलेक्शन से पहले 6 महीने आराम करूँगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी आराम की ज़रूरत रहती। तो मैं 6 महीने आराम करूँगा, 4.5 साल जीतने के बाद मेहनत करूँगा, क्योंकि मेरे 4.5 साल की मेहनत देखते हुए मैं नहीं समझता कि उसके बाद मेरे को कोई कैंपेनिंग की या डोर टू डोर कैंपेनिंग की या पब्लिक तक रीच होने की ज़रूरत पड़ेगी। पब्लिक खुद अपने आप मेरे को नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जिताएंगी, जैसा अब के जिताने वाले है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थे मेरे साथ संतोष नगर डिवीज़न वार्ड नंबर 39 के उम्मीदवार कांग्रेस से मतीन शरीफ साहब, जो कि अपने वादों पर खरा उतरने की ये पूरी वो उम्मीदें लगा कर रखे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नतीजे क्या निकल कर आएंगे। कैमरामैन जमनी के साथ मुजफ्फर खान, सिटी इंडिया TV के लिए हैदराबाद से। हल्का असम्बली मलकपेट के बल्दी हल्के 27 अकबरबाग हल्के के तहरीक मुस्लिम शबान के तायदी उम्मीदवार सैयद अब्दुल अजीम ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम में बल्दी हल्के अकबरबाग के मुख्तलिफ इलाक़ों की आवाम से हर घर पहुंचकर मुलाकातें की है और उनकी दीरीना कारकर्दगी और मिली व समाजी खिदमात को देखते हुए इन्हें कामयाब बनाने की अपील की।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज वक्त की ज़रूरत है कि ऐवान मजलिस बल्दिया हैदराबाद में एक अवाम मिल्लत इस्लामिया के हक़ में आवाज़ उठाने वाले पहुँचे और इसीलिए इन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया है और वो अकबरबाग की आवाम से भी उम्मीद करते हैं कि वो इनके जैसे ही बेबाक नौजवान को बल्दिया में ज़रूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर अजीम का जगह जगह पर आवाम की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया है। इनके साथ नौजवानों की कसीर तादाद इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। सैयद अब्दुल अजीम का इम्तियाजी निशान क्रिकेट बैट है। इन्होंने आवाम से अपील की कि 1 दिसंबर को क्रिकेट बैट के निशान को वोट देकर इन्हें कामयाबी से हमकनार किया जाए। हल्का असम्बली अडिकमेट मुशीराबाद में टीआरएस उम्मीदवार हेमलता की इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज इलाके के अक़लियती अवाम के ख़ुसूस इजलास में शिरकत की है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज समाज का हर तबके की जामा तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत ने रिकॉर्ड इक़दाम किए हैं और इसी जज्बे के साथ आगे भी ये काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज चंद वोटों के लिए कुछ फ़िरका परस्त ताकतें शहर के माहौल को बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने सभी अक़लियतों से अपील की है कि वो फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए तरक्की को जारी रखने के लिए टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस इजलास में मकामी कायदीन के अलावा इलाके के मसाजिद के ज़िम्मेदारान की भी कसीर तादाद मौजूद थी। అరే అప్న ఆద్మీని నైట్ అయినా అరే నా మనిషి నిలబడలేదు ఎందుకు ఓటు వేయాలరా అని ఇంట్లో కూర్చొని అనుకో నీ కళ్ళని ఓడ్చుకున్నట్లే జన ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినా కానీ ఏం చేస్తారు తెలుసా కొంచెం ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినా అదే ఇవాళ 10,000 ఓట్లు తక్కువ వచ్చినాయి లేకపోతే 5,000 ఓట్లు తక్కువ వచ్చినాయి మళ్ళా ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ మన మోపై రోజు ఇదే పంచాయతీ చేస్తుంది డిపాజిట్ కూడా గలది కావాలి డిపాజిట్ अरे अडिक्ट नहीं चलता व्यापन का अडिक्ट व्यापार का हवा नहीं चलता फ्यूचर भी नहीं चलता नक्कर बैल को चल जाता अडिक्ट मन हवा వెళ్ళిపోవాలంటే డిపాజిట్ కూడా రావద్దు ఆ రకంగా మీరు పని చేయండి మీ అడగదు మీ ఇష్టం మీరు మంచిగా ఉండాలనుకుంటే స్వేచ్ఛగా బతకాలనుకుంటే హాయిగా ఉండాలనుకుంటే కరెంట్ కష్టాలు లేకుండా ఉండాలనుకుంటే నీళ్ళు ఉండాలనుకుంటే మీ ప్రాంతం మీరు ఎవరో ఏ మతమైనా కానీ ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉండాలనుకుంటే కర్ఫ్యూ లేనటువంటిది 1.4 సెక్షన్ లేనటువంటి హైదరాబాద్ ఉండాలనుకుంటే దైవ సాక్షిగా మీరు వచ్చి ఓటే లేదు మాకు అదే కావాలనుకుంటే ఓటు వేయకుండా ఎట్లా కూర్చోండి ఎవరు కర్మ వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అంతకన్నా మీరు చెప్పలేదు ఎక్కువ మీరు చెప్పని కదా ఇంకా దయచేసి ప్రతి మనిషి ఓటు మాత్రం ఉపయోగించుకోండి ఎవరికి అసలు మీ ఇష్టం కానీ వేసేటప్పుడు మాత్రం ఎవరు ఏ ప్రభుత్వం చేస్తుంది మంచిది ఆలోచన చేసుకొని మీ మనసాక్షిగా ఆలోచన చేసుకొని ఓటు వేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరూ रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को हल्का असम्बली मशीराबाद के अडिकमेट बल्दी हल्के का इंतखाबी जिम्मेदार बनाने पर महबूबनगर के बेशतर टीआरएस कायदीन वहां पहुंचकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एक नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक चेयरमैन निज़ाम पाशा का भी है। निज़ाम पाशा पिछले 8 दिन से दीगर सीनियर कायदीन इफ्तिखारुद्दीन अहमद एडवोकेट, मोहम्मद मोहसिन सेठ व दीगर कौंसलरान मोहम्मद शबीर अहमद, बल्दी फ्लो लीडर बल्दी महबूबनगर व कौंसलरान सैयद मोहसिन, शेख उमर, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद अरशद अली, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद राशिद वगैरह के साथ इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। भाइयों, आज ये बल्दिया में वोट किस वास्ते देना, किसको देना, एक सवाल है। आजकल जो ये भड़कावत पार्टी आ रही है, जो भड़कावत कर रहे, ये लोग ये हैदराबाद के जो गंगा जमुना तहरीब है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे। इंशाअल्लाह उनसे नहीं, उनसे बाप दादाओं से भी नहीं होगा। यहाँ के लोग अमन चाह रहे, अमन में रहेंगे। अमन चाहने के पार्टियों की यहाँ हमें हुकूमत में रखेंगे। किसी सूरत से यहाँ पे देख रहे हम लोग टीआरएस को मजबूत करेंगे। फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, हैदराबाद को सुकून में रखने के ख़िलाफ़, सुकून में रखने के लिए और हैदराबाद में अमन और शांति के लिए, भाईचारगी को ज़िंदा रखने के लिए वो
भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना है और अपना वोट ज़ाया मत करें। कांग्रेस को अगर आप वोट दें, कांग्रेस की क्या हालत है आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज कांग्रेस के जो लीडर्स हैं यहाँ हैदराबाद के ही, आप देखिए सर्वे सत्यनारायण जो कभी सोनिया गांधी को अम्मा के नाम से बुलाते थे, आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए। मुकेश गौड़ एक सीनियर लीडर था यहाँ पर, मुकेश गौड़ का बेटा जो है कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस खोखली होती जा रही है दिन ब दिन। आखिर कांग्रेस का जनाजा सिर्फ मुसलमान क्यों उठाए, ये मैं हमारे मुसलमानों से सवाल करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए खोखली जमात का साथ मत दीजिए। अपने वोटों को जो है अगर आप वेस्ट करेंगे या कांग्रेस को डाल के जो है अगर आप ये समझ रहे हैं कि इख्तियार में आएगी, वो बिल्कुल किसी भी कीमत पे जो है एक भी सीट यहाँ पर कारपोरेटर की कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। इसीलिए मेरी अदबन गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश है कि आप लोग दानिशमंदी का सबूत दीजिए, कांग्रेस को वोट मत डालिए। वन साइड अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है हैदराबाद के अंदर, फिरका परस्ती का कोई खात्मा कर सकता है, हैदराबाद को तरक्की की तरफ कोई अगर ले जा सकता है, वो सिर्फ और टीआरएस है और केसीआर साहब की क़ियादत के अंदर ही ये काम हो सकता है, केटीआर की क़ियादत में हो सकता है। इसीलिए मेरी ख़ास तौर पर अक़लियतों से, नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से अपील है कि 1 दिसंबर को आप घर के तमाम अफराद के साथ जाइए और ये समझ के जाइए कि हम बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट टीआरएस को डाल रहे हैं। इस जज्बे के साथ आप जाइए, इस वलवले के साथ जाइए कि आप जो ये जो जमहूरियत के अंदर जो जंग होती है वोटों के से लड़ी जाती है। तो इसीलिए हमको फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ना है वो वोटों के ज़रिए लड़ना है। 1 दिसंबर को आपका एक वोट बीजेपी के मुंह के ऊपर तमाचा होगा, फ़िरका परस्ती के ख़ात्मे के लिए राह हमवार करेगा। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में वही गंगा जमनी तहज़ीब कायम रहेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा। हैदराबाद जो पाइंदाबाद है, 400 साल क़दीम हैदराबाद है, इसकी रिवायात पर एक भी धब्बा नहीं आएगा। मेरी फिर से अपील है कि आप कार के निशान को वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में अपने अपने कारपोरेटर्स को जिताइए। हो सकता है कि आपके कुछ काम रह गए हों या 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिले हैं किसी को जो फ्लड्स के अंदर रिलीफ देना था, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर बंडी संजय के कंप्लेंट की वजह से वो काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह जीएचएमसी के इलेक्शन के बाद वो तमाम लोगों को जो भी मुस्तहिक हैं उन तमाम लोगों को हुकूमत तेलंगाना उनको 10-10 हज़ार रुपये देगी, जिनके घर टूटे हुए उनको घर भी बना के देगी और जीएचएमसी के अंदर काफ़ी तरक्की होगी। हैदराबाद को सुनहरा हैदराबाद बनाएंगे। आज अडिगमेट डिवीज़न में टीआरएस की कैंपेनिंग चल रही है और यहाँ के तकरीबन अवाम को इस बात का एहसास हो गया है कि जो बीजेपी जो नए नए पॉलिसीज़, नए नए बातें जो पैदा करके अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रही। सब जानते हैं ये जो 6 साल में जितना डेवलपमेंट केसीआर साहब लाए और हमारे केटीआर साहब के जो पॉलिसीज़, जो म्यूनसिपल मिनिस्टर हैं उनके जो पॉलिसीज़ हैं, आज हैदराबाद को आप देख सकते हैं कि पूरे हैदराबाद में नंबर 1 यानी पूरे इंडिया में अगर कोई स्टेट तरक्की करा बोले तो आज नंबर 1 तेलंगाना है। इस वजह से बीजेपी वालों का सोचना ये है कि चलो भाई पकी पकाई बिरयानी पे या पकी पकाई चीज़ पे हम वहाँ जाके कब्ज़ा कर लेंगे, वही अपना पुराना स्टाइल डाल के हिंदू मुस्लिम का जो नफ़रत फैला के हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मगर ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ सिक्का डेवलपमेंट पे चलता। आप डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट पे आप वोट पूछो। और बाज़ाब्ता आज हमारे हैदराबाद में अगर केसीआर साहब का अगर 6 साल दौर जो डेवलपमेंट की बुलंदियों को छू रहा वो आप लोगों के सामने है। आज हैदराबाद के अंदर अमेज़ॉन होंदे, चाहे आईपीएल होंदे, चाहे फेसबुक होंदे, चाहे गूगल होंदे, इतने बड़े बड़े कंपनियां जो 5-5, 10-10 हज़ार जॉब्स लेके जो हैदराबाद में दाखिल हो रहे हैं, इन लोगों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो आगे चल के बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद और भारत बायोटेक के दौरे के बाद वापस दिल्ली हुए रवाना। आवाम तरक्की और अमन के लिए टीआरएस पार्टी का इंतखाब करे और फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त दे, चीफ मिनिस्टर केसीआर की अपील। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी का इंतखाबी दौरा, हैदराबाद मल्काजगिरी में हुआ रोड शो। नाज़रीन, आइंदा दक्कन की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। देनौशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।